2 दिसंबर हिंदी साहित्य का एकदम रियल पेपर, एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 2 दिसंबर हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 2 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 दिसंबर को हिंदी साहित्य के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं रोल नंबर है वो यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। पेपर में कुल टाइम है, कुल समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 2 दिसंबर को हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के पेपर में अगर आपको पूरे 70 नंबर लाने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी लिटरेचर का पेपर है और एकदम ओरिजिनल पेपर है जो आपको 2 दिसंबर को मिलने वाला है। पूरा पेपर आपको हल सहित मिलेगा। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1117 और ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है आपकी 149171। इसको आप याद रख सकते हैं, मिला सकते हैं अपने पेपर वाले दिन। और यहाँ पर निर्देश आपको दे रखे हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन, रोल नंबर है वो लिखे। प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने अंकित है और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व यहाँ पर प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो पेपर में सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी विविध धर्म एक ही जगह पहुंचाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। सच पूछो तो जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म भी हैं। हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान है वो रखना चाहिए। इसमें अपने धर्म के प्रति उदासीनता आती है, ऐसा कहना गलत है। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो अपठित गद्यांश दिया गया है इसको आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया और इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं। आपको सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि धर्म के प्रति समभाव रखने से क्या लाभ है। और तीसरा प्रश्न है अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक की जीवन दृष्टि में क्या बदलाव आया। और 4 नंबर प्रश्न है धर्म के बाह्य चिन्हों के बारे में लेखक क्या कहता है। और नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। और अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना है वो क्या होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपके निर्मल और सहिष्णु शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने हैं। तो निर्मल शब्द है इसका जो विलोम शब्द है और एक आपके सहिष्णु शब्द का विलोम शब्द है, यह आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट और सही उत्तर बताएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है इसका भी सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्यारे बच्चों आपको पद्यांश दे रखा है। इस अपठित पद्यांश को, काव्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि आंधी और बादल है वो किसके प्रतीक हैं। दूसरा है कि कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है। तीसरा प्रश्न है किस बात से कवि भयभीत है। और अगला प्रश्न है उत्साह की मुस्कान मानव मन को क्या प्रेरणा देती है। और अगला प्रश्न है रात आई और काली का क्या आशय है, ये स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और इससे अगला प्रश्न है फिर कण कण में कौन सा अलंकार है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है जनसंचार
के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। और 4 नंबर है जनसंचार माध्यम की दृष्टि से इंटरनेट का जो महत्व है वो आपको बताना है। और 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। इसमें पहला है राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, दूसरा है जल संरक्षण एक महती आवश्यकता, तीसरा है राजस्थान के प्रमुख मेले, और 4 नंबर है योग स्वास्थ्य का आधार। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 6वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत क ख ग के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर ए ब से को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए एक कार्यालय पत्र आपको लिखना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है स्वयं को अनुपम मानते हुए एक निजी विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु अपना स्ववृत्त लेखन है वो आपको लिखना है। और 7वां प्रश्न है अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह का प्रतिवेदन लिखिए। और 8वां प्रश्न है राजकीय विद्यालय हरिपुरा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस विषय पर आपको एक प्रेस विज्ञप्ति है वो तैयार करनी है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये व्याकरण के क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर पहला प्रश्न है हिंदी आचार्यों ने रसों की जो संख्या है वो कितनी मानी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही उत्तर आपका 8 आएगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट। दूसरा है छोहा छंद दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या है वो कितनी होती है। तो इसका उत्तर भी आपके यहाँ पर 14 होगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि सोरठा छंद कौन सा छंद है। तो सोरठा छंद है वो कौन सा छंद है आपके अर्ध, यहाँ पर आप मैं लिख रहा हूँ लिख सकते हैं आप अर्ध सम मात्रिक, ये नाम आपको लिखना है अर्ध सम मात्रिक, यानी सोरठा छंद है वो कौन सा छंद माना जाता है अर्ध सम मात्रिक छंद माना जाता है। दूसरा है काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इस दूसरे में आएगा आपके अलंकार, दूसरा रिक्त स्थान है, इसमें आपको क्या फिल करना है अलंकार। उसके बाद में तीसरा है समान वर्ण की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें आएगा बच्चों आपके अनुप्रास, कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें है आपके उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार है उपमा। उसके बाद में देखिए 5वां है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये होगा आपके रति, तो इसमें आपको लिखना है रति। उसके बाद में अगला है आपके कि जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है। तो होता है आपके अतिशयोक्ति, कौन सा अलंकार होता है अतिशयोक्ति, ये नाम आप लिख लेना अतिशयोक्ति। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न आपको पूछा गया है। 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि चौपाई छंद की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर एक पद्यांश आपकी अथवा में भी है, तो दोनों में से एक पद्यांश की आपको व्याख्या बनानी है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 है, इसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, एक इसके अथवा में भी है। तो या तो आप इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं या फिर अथवा वाले की, दोनों में से एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या है वो करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा सूरदास का साहित्यिक परिचय आपको देना है। और प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपके सही ऑप्शन होगा। दूसरा है आपके सन 1988 में ज्योतिबा फूले को जो उपाधि दी गई थी वह कौन सी उपाधि थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके महात्मा, यानी बे ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ है। तो पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है आपके पद्माभरण, यानी बे वाला ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर है नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या होगा वेदनाथ मिश्र होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम था। तो सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम क्या था, यहाँ पर मोहन था, तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक कौन है। तो ज्योतिबा फुले पाठ के जो लेखक है वो कौन है आपके यहाँ पर रांगे राघव। और 7वां प्रश्न है कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम।
तो इनके आश्रयदाता कौन थे भाई? इनके आश्रयदाता थे आपके हरिशंकर परसाई, ओके, सॉरी भोगीलाल। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से वह रचना जो महादेवी वर्मा की नहीं है। तो निहार है, रसी में, यामा है, हंसमाला है। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 16 के अंदर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? दूसरा है सपना कवित्व में नायिका क्यों पसंद थी और उसका सपना क्यों टूट गया? तीसरा है क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? अपने विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 है, चल ये लोग महारा घर ने बढ़ने देंगे। सूफिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना आपको स्पष्ट करनी है। 18वां प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता की मूल संवेदना लिखिए। प्रश्न संख्या 19 है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक के द्वारा बताए गए 4 उपाय आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 20 है, कविता बादल को गिरते देखा है में बादलों के सौंदर्य चित्रण में आंतरिक तौर किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? प्रश्न संख्या 21 के अंदर देखिए फिर से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका लेखक होगा प्यारे बच्चों आपके इसका लेखक होगा आपके मकबूल फिदा हुसैन, यानी द ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है कि M.F. हुसैन का जन्म हुआ था। तो M.F. हुसैन का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सोलापुर में। तो स ऑप्शन सही होगा। तीसरा है कि आवारा मसीहा कौन है? तो आवारा मसीहा है वो जीवनी है। तो ए ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर है, आवारा मसीहा में शरतचंद्र के जो पिता हैं वो पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था आपके अंगारनाथ, ओके, यानी स ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि मकबूल फिदा हुसैन पाठ में किस मूर्ति का जिक्र किया गया है? प्रश्न संख्या 23 है, नाना के घर किन किन बातों का निषेध था और शरत को वे बातें क्यों प्रिय थी? और प्रश्न संख्या 24 है, आपको शरत और उसके पिता के स्वभाव में क्या समानता दिखाई देती है? यह आपको विस्तार से लिखना है। तो पूरा पेपर हिंदी साहित्य का जो आपके 2 दिसंबर को होने वाला है, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।